अगर उपचार की बात करूं तो क्या ये ट्रीटमेंट से सही हो सकती है? कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर साइज़ बहुत बड़ा है 90% आपको सर्जरी करानी ही पड़ती है सब म्यूकस फाइब्रॉइड में। अपनी डाइट और एक्सरसाइज से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका वेट मैनेज कर ले जाएंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है, पेशेंट को पेन हो सकता है। कभी कभी सब सीरियस फाइब्रॉइड उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि वो ट्विस्ट कर जाता है। रोबोटिक सर्जरी आ गई है, दूरबीन विधि से आप ट्यूमर निकाल सकते हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है और लाइफ एकदम नॉर्मल रहती है। और बिल्कुल भी घबराएं नहीं क्योंकि कैंसर नहीं है। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट। मैं हूं प्रिया श्रीवास्तव और आज के समय में महिलाओं से जुड़ी तमाम बीमारियां सामने आ रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी के अभाव में और लापरवाही के चलते कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जो बड़ा रूप ले लेती हैं। आजकल एक ऐसी ही समस्याएं महिलाओं में देखी जा रही हैं और वो समस्या है बच्चेदानी में गांठ यानी कि यूट्रस में सिस्ट। तो आज इस महत्वपूर्ण पॉडकास्ट में हम बात करेंगे बच्चेदानी की गांठ की बीमारी पर और इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद है देश की जानी मानी गायनेक आईवीएफ एक्सपर्ट और डीवा आईवीएफ लखनऊ की डायरेक्टर डॉक्टर वैशाली जैन। डॉक्टर वैशाली जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही करेंगे कि आखिर बच्चेदानी में सिस्ट की बात करूं तो ये होती क्या है? देखिए, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसको आम भाषा में फाइब्रॉइड, ट्यूमर या मायोमा कहा जाता है जी। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो बच्चेदानी की मांसपेशियां हैं जब वो ग्रो करने लगती हैं तो वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं, तो उसको बच्चेदानी की गांठ कहा जाता है। लक्षण क्या होते हैं इसके? लक्षण जो है कुछ केसेस में तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इनसे कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, किसी ने अल्ट्रासाउंड कराया या डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन के किसी और कारण से गए तब ये पता चलती है। 50% में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, मतलब माहवारी की दिक्कत होती है जिसमें अधिक रक्तस्राव होना या जल्दी ब्लीडिंग होना, ये एक मेन कारण होता है। अगर गांठ बहुत बड़ी होती है तो प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रेशर सिम्टम्स में जैसे उसको पेशाब जल्दी होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और मरीज़ को कभी कभी अपने पेट में गांठ भी फील होगी। और कुछ % केसेस में ये बांझपन भी कर देता है और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी इस गांठ की वजह से हो सकता है। अगर उपचार की बात करूं तो क्या ये ट्रीटमेंट से सही हो सकती है? देखिए, जो ट्रीटमेंट है वो आपके सिम्टम्स पे, आपकी एज पे और आपको फर्टिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, कितना साइज़ है और कौन सी लोकेशन पे है, इस पे डिपेंड करता है। तो जो यूजुअली छोटी गांठ होती है अगर 4 सेंटीमीटर से कम होती है और महिला को कोई भी सिम्टम नहीं है, जैसे उसको माहवारी की दिक्कत नहीं है या और कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। उसको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस उसको फॉलोअप में रहना पड़ता है। हर 6 महीने पे या साल भर पे उसको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। अगर गांठ 4 सेंटीमीटर से बड़ी है या फिर उसको सिम्टम्स हैं, पेन है, ब्लीडिंग है, तो हमें दवा का भी एक ऑप्शन रहता है। दवा से गांठ साइज़ में तो कम नहीं होती है या डिसअपियर तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपके जो सिम्टम्स होते हैं जैसे पेन है, ब्लीडिंग है, वो डेफिनेटली सबसाइड हो जाती है। और लेकिन दवा भी बहुत समय तक नहीं ले सकते हैं, मतलब 1 साल या 1.5 साल तक लेनी होती है, अंडर सुपरविजन लेनी होती है और कुछ ना कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ चीज़ें कराते रहना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन जो है सर्जरी का है। कुछ केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है अगर साइज़ बहुत बड़ा है, पेशेंट को गोली से फ़ायदा नहीं हो रहा है या उसके बार बार रिपीटेड एबॉर्शंस हो रहे हैं या उसको इनफर्टिलिटी की दिक्कत है, तब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशल लोकेशन अगर होता है, जो फाइब्रॉइड होता है ये तीन लोकेशन में हम डिवाइड करते हैं। जो लाइनिंग के अंदर होता है उसको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। एक मांसपेशी के ही अंदर लोकेटेड होता है और ये बच्चेदानी से एक थोड़ा बाहर निकलता है। तो बेसिकली जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है उसी में सबसे ज़्यादा ब्लीडिंग और पेन होता है और उसमें
वो उसमें आपको ट्रीटमेंट कुछ ना कुछ कराना ही पड़ता, मतलब 90% आपको सर्जरी करानी ही पड़ती है सब म्यूकस फाइब्रॉइड में। अगर सर्जरी की बात जैसा कि आपने कही, तो क्या ये माना जा सकता है कि इसकी सर्जरी जो होती है वो 100% कारगर होती है? सर्जरी तो 100% कारगर होती है और आजकल तो सर्जरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक आ गई है, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, दूरबीन विधि से आप ट्यूमर निकाल सकते हैं और उसके बाद भी प्रेगनेंसी हो सकती है और लाइफ एकदम नॉर्मल रहती है, आपके सिम्टम्स भी सबसाइड हो जाते हैं। तो ये 100% सक्सेसफुल है सर्जरी। सर्जरी की बात, ट्रीटमेंट की बात हमने कर ली, लेकिन एक बात ये भी सामने आती है कि क्या इसे रोका जा सकता है? ऐसे कुछ प्रिकॉशंस क्या हमेशा लिए जा सकते हैं, चाहे वो छोटी उम्र से रिलेटेड हो, कि वहाँ से हमने शुरू किए प्रिकॉशंस लेना और हमें ये दिक्कत कभी लाइफ में आई ही नहीं? इससे इसको समझने के लिए हमें कारण क्यों होता है ये जी। फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड जो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है और कभी कभी जेनेटिक फैक्टर्स जी। होते हैं जिसकी वजह से होता है। मेनली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते हैं जो फाइब्रॉइड को कॉज करते हैं और वही उसी को रोकने के लिए मेडिसिन भी होती हैं। और कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मदर को है तो जी। बेटी को होने की संभावना है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स जी। हैं, वो क्या कहते हैं कॉज करते हैं। किसी को बहुत जल्दी उम्र में माहवारी चालू हो जाती है तो जी। वो एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो उनके भी फाइब्राइड बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनमें ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सारे कारण अगर हमें पता है तो 90% कारण हम आप देखिए तो लाइफस्टाइल रिलेटेड या उससे रिलेटेड, जेनेटिक चीज़ आप नहीं बदल सकते, लेकिन डेफिनेटली अपनी डाइट और एक्सरसाइज से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका वेट मैनेज कर ले जाएंगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। एक विटामिन डी का बहुत रोल इस समय आया है। विटामिन डी जो है यूजली स्टडीज़ जो बता रही हैं कि अगर विटामिन डी आप लेते हैं तो सर्जरी के बाद भी रिकरेंस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आपको रेड मीट और जो है क्या कहते हैं लो रेड मीट अवॉइड करना है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं और जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा आपको ज़्यादा मात्रा में लेने से चांसेस कम हो जाते हैं और अगर फाइब्रॉइड है तो उसकी ग्रोथ कम हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि लाइफस्टाइल भी बदल रही है, तो क्या कम उम्र की लड़कियों को भी ये प्रॉब्लम जो है, या फिर ऐसा ही देखा जाता है कि शादी के बाद ही ऐसी चीज़ें निकल कर नहीं, सामने ये आती तो हैं? रिप्रोडक्टिव एज का है। जब जी। जब किसी लड़की की माहवारी स्टार्ट हो जाती है तो उसके रिस्क होने के, फाइब्रॉइड होने के चांसेस एज रिप्रोडक्टिव एज उतना ही हो जाते हैं। तो 18% टू 40% चांसेस होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में फाइब्रॉइड होने के। हाँ, मेनोपॉज के बाद फाइब्रॉइड यूजली रिग्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो हार्मोन रिलेटेड जी। हैं। तो मेनोपॉज के बाद यूजली फाइब्रॉइड रिग्रेस हो जाते हैं और यूजली फाइब्रॉइड रीअपियर नहीं होते हैं। अगर रिग्रेस भी नहीं हो रहे हैं तो नए फाइब्रॉइड बनने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। या अगर इस मुद्दे को लेकर बात की जाए तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो होता है, सवाल होता है, वो ये होता है कि अगर फाइब्रॉइड है तो क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? देखिए, फाइब्रॉइड रहते हुए प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर सब म्यूकस फाइब्रॉइड है या इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है या बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तब दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज फाइब्रॉइड के साथ भी प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन जो फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। उसमें हमारे प्रीटर्म लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फाइब्रॉइड के साथ जो है कभी कभी रेड डिजेनरेशन हो जाता है। फाइब्रॉइड का साइज़ प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है, पेशेंट को पेन हो सकता है। कभी कभी सब सीरस फाइब्रॉइड, उसकी लोकेशन ऐसी होती है कि वो ट्विस्ट कर जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस फाइब्रॉइड के साथ हो सकते हैं। फाइब्रॉइड की लोकेशन अगर एकदम बच्चेदानी में नीचे की तरफ है तो नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस कम हो जाते हैं और अगर डिलीवरी हो रही है तो उस समय ब्लीडिंग के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी तो हो रही है, लेकिन फाइब्रॉइड के साथ जो प्रेगनेंसी होती है हम उसको हाई रिस्क प्रेगनेंसी बोलते हैं।
तो अगर कोई वुमन जो है वो प्रेग्नेंट है और फाइब्रॉइड है उससे, तो क्या कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो उसको अवॉइड करनी चाहिए, या किसी को भी अगर फाइब्रॉइड है तो क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, रेड मीट मैंने बताया, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें बहुत फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना, मतलब मलाई, और वो मलाई निकाल के दूध लीजिए, इस तरह से आप वो करिए। तो बेसिकली जिसमें भी फैट कंटेंट ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को इंक्रीज़ करता है और दिक्कत दे सकता है। ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, क्या ये मैरिज के बाद इंटीमेसी पे भी कोई फ़र्क डालता है? नहीं, यूजुअली फाइब्रॉइड जो है आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पे एज सच अफेक्ट नहीं करते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्टली आप माने तो जो है पेन हो रहा है पेशेंट को, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया, उसको वीकनेस हो रही है, तो ये सारे फैक्टर्स उसको एक उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट कम होता है और इनडायरेक्टली बहुत अफेक्ट कर सकता है आपकी सेक्सुअल लाइफ को। अगर ये सिस्ट है किसी को, तो क्या उसके पीरियड्स पर क्या असर पड़ता है? पीरियड अगर है तो कुछ केसेस में तो कुछ असर नहीं पड़ता, और कुछ केसेस में आपकी अगर रूटीन साइकिल 28 से 30 दिन की है, उसकी बजाय 15 दिन में पीरियड आ सकते हैं, और जब वो आएंगे तो बहुत हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, सिवियर पेन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है आपके माहवारी को। अच्छा, अगर इसका ट्रीटमेंट कराया जाता है, सर्जरी कराई जाती है, तो कितने % चांस होते हैं कि ये दोबारा जेनरेट हो जाए? बहुत रेयरली होता है कि अगर बहुत सारे हैं, एक्चुअली जब मल्टीपल फाइब्रॉइड्स होते हैं तो 4 या 5 होते हैं तो सारे निकालना इज़ नॉट पॉसिबल। जी। तो जो रह जाते हैं छोटे वाले 1 सेंटीमीटर वाले या 2 सेंटीमीटर वाले, तो वो कभी कभी बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी 30 to 40% रिकरेंस पाया गया है। या तो नए अपीयर हो जाते हैं, या जो एग्जिस्टिंग थे वो फिर से अपीयर हो जाते हैं। तो एक ये पाया गया है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो इस समस्या से इस वक्त ग्रसित हैं और डर रही हैं, क्योंकि काफ़ी महिलाएं होती हैं जो सामने आकर अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाती हैं, तो जो इस समस्या से जूझ रही हैं, आप उन्हें क्या राय देना चाहेंगी? पहले तो मैं राय देना चाहूँगी कि फाइब्रॉयड इज़ नॉट अ कैंसर। जी। क्योंकि कभी भी कोई महिला या बच्चा या स्त्री हमारे पास आती है, वो भी वरिड होती है और उसकी फैमिली भी वरिड होती है कि डॉक्टर साहब ये कैंसर तो नहीं है। तो केवल 1% चांसेस हैं उसके कैंसर होने के, और उसके भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। मान लीजिए उसका साइज़ बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, और जो है क्या कहते हैं, उसकी वजह से कुछ दिक्कतें बढ़ रही हैं, तो कैंसर होने की संभावना है। अदरवाइज़ ये बहुत ही बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ये कैंसरस नहीं होते हैं। दूसरा जो अक्सर महिला आके हमसे कहेंगे कि डॉक्टर साहब कोई दवा दे दीजिए इसके लिए जिससे ये गल जाए। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी दवा नहीं बनी है जो इसको डिसअपियर कर दे या गला दे। आप जो भी दवाइयाँ हमारे पास अवेलेबल हैं वो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर सकती हैं, मतलब जैसे अगर 5 सेंटीमीटर की है तो 50-60% साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन डिसअपियर करने की कोई मेडिसिन आज तक अनफॉर्चुनेटली डेवलप नहीं हुई है। और लेकिन हाँ, आपके सिम्टम्स जो हैं, जो फाइब्रॉइड की वजह से पेन और ब्लीडिंग वाले सिम्टम्स हैं, उनमें इन दवाइयों से काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। तो सर्जरी कराना है या मेडिसिन है, ये ऑप्शन आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए और उन पे छोड़िए, और बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि कैंसर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे महत्वपूर्ण विषय में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हमने जानी बच्चेदानी में गांठ यानी कि यूट्रस में सिस्ट पर डॉक्टर वैशाली जैन द्वारा इस बीमारी के लक्षण, कारण और निराकरण पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारी। तो जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एकदम सटीक जानकारी, वो भी अलग अंदाज पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।